अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है, कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने उत्पाद की वैल्यू एडिशन करके कमाएं अच्छी आय। पशुओं को बीमारियों से बचाने के उपाय। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दिन रात मेहनत करके विभिन्न तरह की फसलों से पैदावार लेकर उसे मंडी तक पहुंचाते हैं, मगर कई बार मार्केटिंग की सही जानकारी के अभाव के कारण या फिर मंडी में एक साथ किसी फसल की अधिक आवक हो जाने के कारण किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता या फिर कभी कभी तो लगाई गई लागत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में किसान क्या करें और क्या है इस समस्या का समाधान, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर रमनदीप सिंह से। जितने भी किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं, एक चीज को समझ लें कि खेतीबाड़ी को अगर खेती व्यापार का दर्जा देना है, खेतीबाड़ी को अगर समझ के सैद्धांतिक खेतीबाड़ी करनी है तो मुनाफे में इजाफा तो होएगा ही होगा। किसानों को अपनी उपज के लिए पर्याप्त भंडारण और माल गोदाम संबंधी सुविधाएं न मिल पाने के कारण उन्हें अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस वजह से वे अक्सर अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। और ये समस्या पूरे देश भर में देखी जा रही है, जिससे सभी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं। जो भी जिन्स हम पैदा करते हैं, जो भी उत्पाद उस जिन्स से बना के अगर हम खुद मंडीकरण करेंगे, खुद खपतकार के साथ जुड़ेंगे, तो ये मान के चलो कि एक तो आपके पास खपतकार का आधार हो जाएगा, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा, और आप एक अपनी क्षमता बना पाएंगे कि जो भी आप पैदा कर रहे हो, चाहे वो शहद है, चाहे वो खुम्बे हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल का उत्पाद है, उस उत्पादन से आप उत्पाद तैयार कर पाओगे, जैम, जेली, स्क्वैश, अचार, मुरब्बे बना पाओगे। जब आप ये प्रोडक्ट्स बना लोगे तो आपके पास एक समा हो जाएगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रॉ हनी और रॉ मशरूम और रॉ सब्जियां और फल है, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जब इसको प्रोसेस कर लेते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, समय का प्रेशर नहीं रहता, आपके पास मंडीकरण के लिए काफ़ी समय हो जाता है। तो उस समय का सही उपयोग आप करो। 6 महीने की जो आमदन है उसको आप महीने की आमदन में बदल सकते हो, हफ्ते की आमदन में बदल सकते हो, रोज की आमदन में बदल सकते हो। इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं कि पैकेजिंग और लेबलिंग में
बहुत काम करने की ज़रूरत है कि अगर कोई सेब बेच रहा है तो पेटी में सेब बंद करके बेच रहा है पर उसका लेबल नहीं कर रहा, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं कर रहा। अगर कोई जैम बेच रहा है उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेबलिंग अच्छी नहीं है, ब्रांड नेम रिकॉल नहीं हो पाता। बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, बहुत एग्रीप्रेन्योर्स है जिन्होंने इस विषय पे काम किया है। उन्होंने ब्रांड नेम रजिस्टर कराया, उन्होंने लेबलिंग किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने पैकेजिंग में बहुत महारत हासिल किया। उससे मुनाफे में इजाफा होता है और बहुत तरह के खपतकारों के झुंड जो है ना उस इंसान के साथ, उस ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है, खास करके खेतीबाड़ी में, गांव लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत है। मार्केटिंग के क्षेत्र में जैसे हमको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा कि बगैर कीमत के कोई वस्तु मार्केट में नहीं बिकती। अगर बिकती है तो वो खपतकार के मन में डाउट पैदा करती है। उस डाउट को हटाने के लिए हमको हर एक प्रोडक्ट का प्राइस तय करना पड़ेगा। प्रचार और प्रसार के माध्यम चूज करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढ के उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हमने बनाई है या जो प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। खपतकार तक कैसे पहुंचना है, अगर जिले में मार्केटिंग करनी है तो उसमें अलग सिद्धांत यूज होता है खपतकार तक पहुंचने का। अगर उसको सूबे में लेके जाना है, प्रांत में लेके जाना है या देश लेवल पे लेके जाना है तो उसमें अलग सिद्धांत जो इम्प्लीमेंट होता है। तो इन सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ मार्केट भी आप मुहैया कराओ। ऑन फार्म मार्केट का कंसेप्ट है, मोबाइल वैन मार्केट का कंसेप्ट है, ई मार्केटिंग का कंसेप्ट है। भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण के चलते नित्य नए यंत्र, नवीन तकनीकियां, नए तरीके, नए ऐप्स आ रहे हैं जिनके माध्यम से किसानों को कई सुविधाएं एक ही मंच पर आसानी से मिल रही है। और इसी में से एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि ई नाम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो कि किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इस तरह से हमको मंडीकरण के सिद्धांत सीख के तरह तरह के झुंड हैं खपतकारों के, उन झुंडों की ज़रूरतों को समझ के अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा। जैसे कोई भी शर्ट का कलर दूसरे की शर्ट से मैच नहीं करता, डिज़ाइन मैच नहीं करता, ऐसे हमको भी खाने पीने वाले जो पदार्थ हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसको अलग अलग पैकेजिंग में, अलग अलग साइज ऑफ पैकेजिंग में, उसको एज इंग्रेडिएंट उस दो चीज़ों को मिला के कोई अलग प्रोडक्ट बना के खपतकार को मुहैया कराना पड़ेगा, ताकि खपतकार आकर्षित हो आपकी वस्तु की तरफ। जैसे बाकी वस्तुआं बिकती हैं मार्केट में, ऐसे ही हमको फूड प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग तरह से पेश करना पड़ेगा। इसके लिए माहरों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ सारे भारत देश में हैं, बेनती है किसान भाइयों से कि उनके साथ संपर्क साध के आप ये चीज़ें छोटी छोटी सीख के, ये ज्ञान लेके अगर आप खुद मार्केटिंग में आओगे, खपतकार की ज़रूरत को समझोगे, समझ के प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कोई दो राय नहीं है कि आपकी मुनाफे में इजाफा तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया काम होगा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। जितने काम मैंने अब तक बोले हैं, ये सारे काम का नतीजा यही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं और जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में पशुओं की देखभाल यदि सही तरीके से नहीं की गई तो बहुत सी बीमारियां होने की संभावना रहती है, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही इन बीमारियों की वजह से कभी कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित वशिष्ठ। समूचे भारतवर्ष में इस टाइम मानसून ने दस्तक दे दिया है और मानसून के टाइम पर या बरसातों के टाइम पर पशुओं में कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे पहली बीमारी जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है थनैला। थनैला एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशुओं का आयन और थन जो हैं ज़्यादातर ख़राब होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि पशुओं इस समय पर शेड्स जो हैं हमारे प्रॉपर क्लीन नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी टेम्परेचर रहेगा या मॉइस्चर रहेगा तो उसकी वजह से
पशुओं के थनों में कीटाणु जाते हैं और कीटाणुओं की वजह से थनैला के सिम्टम जो हैं उत्पन्न होते हैं। इसके बचाव के हेतु सबसे पहला जो आपने मुख्य चीज़ करनी है वो है कि पशुओं को दोहन के बाद कभी भी बैठने मत दें और हमेशा उसको कोशिश करें कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक जो है पशु खड़ा रहे। इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि पशुओं की खुरली को दूध दोहन के उपरांत हमेशा हरे घास से भर दें ताकि पशु जो है उसको खाता रहे और उतनी देर में जहाँ से दूध निकलता है वो नसें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और जब नसें बंद हो गई तो उसमें कीटाणु जो है नहीं जा पाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे फार्मर अडॉप्ट कर सकते हैं वो है पोस्ट मिल्किंग टीथ डिपिंग, यानी कि एक एंटीसेप्टिक घोल से पशुओं के थनों को दोहन के उपरांत उसमें डुबो दें, जिसके कारण वो जो है नसें बंद हो जाएंगी और उसमें कीटाणु नहीं जा पाएंगे। अगर फिर भी हमारे इसमें पशुओं में थनैला के सिम्टम आते हैं तो इमीडिएटली आप एक अच्छे पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कुछ अन्य बीमारियों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा इस समय पर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने आपको पिछली इसमें भी बताया था कि गर्मियों के समय पर या जून महीने के समय पर आपको पशुओं के लिए हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और लंगड़ा बुखार जिसे हम ब्लैक वाटर कहते हैं उसकी वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं इसी समय पर ज़्यादा उत्पन्न होती हैं बरसात के समय में। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम गलघोटू अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। उसमें पशुओं के शरीर में हैवी फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार 104 से 105 डिग्री तक, और कई केसेस में पशु जो हैं दम भी तोड़ देते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम नज़र आते हैं तो पशुओं को इमीडिएटली आपको एक पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट अवश्य करवाना चाहिए। और उसके अलावा अन्य पशु को रोग से बचाने के लिए रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाएं और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनॉइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। एक चीज़ और बताऊंगा, वो है हमारा लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार भी बरसात के समय पर काफ़ी आता है। इसमें आप देखेंगे कि लंगड़ापन आता है पशु में और इसके साथ साथ में 103, 104 तक जो है इसमें बुखार आता है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके लिए, इन दोनों बीमारियों के लिए प्री मानसून सीजन जो हमारा जून का समय है उस समय पर इसकी वैक्सीनेशन आती है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक वाटर के लिए। जिन पशुपालकों ने इस समय तक ये वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो इस समय पर भी इस वैक्सीनेशन को अवश्य कराएं। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु के जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाए। लेकिन यह ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा ना लगे और चीरा लगाने के बाद उस घाव पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से जीवाणु मर जाते हैं। इसके साथ एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा। बरसात के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी जिसे हम एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट कहते हैं उसकी भी अधिकता पाई जाती है। अगर एक्टोपैरासाइट्स की बात करूं, बाह्य परजीवियों की, तो इसमें पे आप देखते हैं कि पशुओं के शरीर के ऊपर टिक्स, लाइस, फ्लीज वगैरह जो है पाई जाती हैं और वो पशुओं का खून चूसती हैं। साथ ही साथ में पशुओं में कई किस्म की बीमारियां जो हैं उत्पन्न करती हैं, जैसे कि बबेशियोसिस और थिलिरोसिस। तो इसका बचाव जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं को खून चूस के पशुओं को एकदम कमज़ोर कर देती हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि पशुओं को आप अमिट्राज सोल्यूशन या साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन का घोल जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर पशुओं के शरीर के ऊपर स्प्रे करें। और जिस दिन पर पशुओं के ऊपर आप ये स्प्रे करें, पशुशाला को उसी दिन इसी घोल के साथ जो है साफ करें, ताकि उसके जो अंडे वगैरह जो हैं पशुशाला के अंदर रहते हैं वो भी हमारे जो हैं साथ में मर जाएं। एक जो अंतः परजीवी आते हैं जिसे हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, बरसात के समय पे हरा घास के कारण उसकी अधिकता भी अधिक पाई जाती है। तो इस समय पर हमें इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और इस वे पर हम ये कहते हैं कि आपको, अगर आपके नॉन प्रेग्नेंट पशु हैं तो उसमें अल्बेंडाजोल जो 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, और अगर कोई आपका प्रेग्नेंट एनिमल है तो उस केस में आप फेनवेंडाजोल सेम डोज रेट 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पशुओं को अवश्य दें। तो ये इस समय की मुख्य बीमारियां हैं और आशा करता हूं अगर आप इस तरीके से अपने पशुओं को पालेंगे तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। बादल छाए रहने के साथ अच्छी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों जैसे बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ की बुआई के लिए उन्नत बीज उपचार के लिए रसायन और उर्वरकों की व्यवस्था रखें, जिससे बारिश होते ही बिना देरी किए बुआई की जा सके। किसान भाई बाजरा, मूंग, मोठ व ग्वार की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। कृषि जलवायु खंड 1C के लिए बाजरा की उन्नत किस्में राज 171, HHB 60, RHB 121, HHB 97, RHB 90, ICMH 356। मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, MUM 2, RMG 62, RMG 268, K 851। मोठ की उन्नत किस्मों में RMO 257, RMO 225, RMO 435, RMO 423 व RMO 40 चयन करें। वहीं ग्वार की उन्नत किस्मों में RGC 936, RGC 197, RGC 986, RGC 1002, RGC 1003 व RGC 1066 आदि प्रमुख है। बुआई के समय बीज उपचार के बाद बुआई करें। इसके लिए बाजरा व मोठ के बीज को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए 3 ग्राम थायराम व दीमक से बचाव के लिए 4 मिलीलीटर क्लोरोपेरिफास प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुआई करें। ग्वार, मूंग, मोठ के बीजों को कवकनाशी एवं फफूंदनाशी से उपचार करने के बाद उपयुक्त जीवाणु खाद से भी उपचारित कर कुछ देर छाया में सुखाकर ही बुआई करें। किसान भाई बाजरा की बुआई के लिए 4 किलोग्राम, मूंग और ग्वार के लिए 16 किलोग्राम और मोठ के लिए 12 से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर दर से काम में लेवें। वर्षा होने पर चारे वाली फसलों में यूरिया का छिड़काव करें। आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना है, अतः मूंगफली की फसल में सिंचाई को कुछ समय के लिए स्थगित करें और खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के रसायनों का छिड़काव न करें। बारिश के मौसम में संतुलित हरे चारे के लिए बाजरा व ज्वार के साथ लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बुआई करें। बागों में लीफ माइनर, सिट्रस चिला एवं रेड स्पाइडर माइट, तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए ट्राइएजोफास 40 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। मानसून की बारिश होते ही पशुओं में गलघोंटू रोग होने की संभावना अधिक रहती है। इसके साथ ही लंगड़ी बुखार होने की भी संभावना अधिक रहती है। ऐसे में पशुपालक और किसानों को सलाह दी गई है कि इस स्थिति में पशु चिकित्सालय या चिकित्सक से संपर्क कर लें। साथ ही पशुओं में टीकाकरण करवा लें। पशुओं में जूं, चीचड़ से बचाव के लिए 2% साइपरमेथ्रिन पशु पर और 4% पशुशाला में छिड़काव करें। छिड़काव के समय पशु के आँख, मुंह का ध्यान रखें। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है। इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा R2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए उपयुक्त समय है। अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नीमेरा, जिला जयपुर के कृषक बलदेव सिंह ने। आप सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बलदेव सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
किसान भाई, अभी ये खरीफ का मौसम में आप लोग टमाटर, मिर्च, बैगन इत्यादि फसल का रोपनी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत अच्छे से बिचड़ा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये खरीफ का मौसम है, बरसात का मौसम है, इसलिए हेवी बारिश के लिए आपका बिचड़ा जो है, अगर बाहर खुले में गिराते हैं बिचड़ा तैयार करते हैं तो गलने का बहुत आशंका रहता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि वो अपना बिचड़ा पॉलीटनल के अंदर तैयार करें, क्योंकि पॉलीटनल के अंदर जो बिचड़ा तैयार होता है वो उसमें गल का पकड़ने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि वो डायरेक्ट बारिश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूंगी कि ज़्यादातर से जो किसान हैं वो अपना रेस बेड पे बीज गिराते हैं और बिचड़ा तैयार करते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे फफूंद जो है, जो मिट्टी जनित फफूंद है, वो उससे प्रभावित होता है और 40 to 50% जो बिचड़ा है वो डैमेज कर जाता है। और साथ ही साथ बिचड़ा जब उखाड़ के मेन खेत में जब रोपनी का टाइम आता है तो बहुत सारा का दिखा जाता है कि जड़ जो है वो टूट जाता है। तो इसलिए मेन खेत में ट्रांसप्लांटिंग के बाद वो उसका फिर से 20 to 30% मोर्टेलिटी हो जाता है। तो किसान भाइयों, मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कीजिए। ये नया तकनीक है। प्रो ट्रे प्रोपलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाले ट्रे बाजार में आती हैं। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पोत तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे बाजार में मिलने लगी हैं, जिनका प्रयोग फलों की पोत तैयार करने के लिए कर सकते हैं। प्रो ट्रे में कैसे नया नर्सरी तैयार कीजिएगा, उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कोकोपीट आता है। कोकोपीट एक ब्रिक के तरह 5 किलो का एक ईटा की तरह भी आता है और आप लोग को खुला भी मिल जाएगा किलो के अनुसार। तो आप लोग ये कोकोपीट जो है 2 अनुपात कोकोपीट 1 अनुपात जो केचुआ की खाद है वो बहुत अच्छे से मिला लीजिए। और कोकोपीट को मिलाने के लिए 1 रात पहले उसको भिगा देना पड़ेगा और भिगोने के बाद से अगले दिन सुबह उसको एक पॉलीथीन के ऊपर, प्लास्टिक शीट के ऊपर फैला दीजिए। फैलाने के बाद अगर जब वो हल्का सूख जाएगा, हाथ में लेने के बाद जब देखिएगा कि उसमें नमी ज़्यादा नहीं है, मतलब मीडियम है, तो उसमें 2 अनुपात कोकोपीट और 1 अनुपात केचुआ की जो खाद है वो मिला करके अपना जो है मीडिया आप लोग तैयार कीजिए। उसके बाद ये प्रो ट्रे जो है ये बहुत सारे सेल्स में आता है, छोटा छोटा 98 सेल वाला भी प्रो ट्रे आता है, 120 वाला भी आता है। तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो अब मिक्सचर हम लोग तैयार किए हैं वो पूरा प्रो ट्रे में भर दीजिएगा। उसके बाद एक सेल में एक बीज जो है आपको बोना पड़ेगा। बीज बोने के बाद वर्मीकुलाइट की पतली परत से इसे ढक दिया जाता है ताकि बीजों को अंकुरन के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मीकुलाइट में नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। अंकुरन के बाद ट्रे ग्रीन हाउस में बेंच या जमीन से उठी क्यारियों के ऊपर रखी जाती है और बीजों के अंकुरन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान अंकुरन के अनुकूल है तो अंकुरन के 1 सप्ताह बाद सिंचाई जल के साथ आवश्यक मात्रा में मुख्य तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश और समस्त सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी दिया जाता है। उसके बाद बिचड़ा जब 12 से 13 दिन का हो जाएगा, मान लीजिए आप लोग अगाध फूल गोभी रोपण करते हैं, तो उसमें बिचड़ा जब 12 से 13 दिन का हो जाएगा तब उसमें 19-19-19 का एक घुलनशील केमिकल आता है, उर्वरक वो आता है, घुलनशील केमिकल दवा आता है। तो वो जो है वो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के अनुपात उसको एक बार आप लोग जरूर छिड़काव कर दीजिए। उसमें पौधा में ताकत आ जाएगा और पौधा अच्छा भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं बोलूँगी इसमें आपका गल का पकड़ने का बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि इसमें आप लोग मिट्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, कोकोपीट और केचुआ की खाद यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो बिचड़ा होगा वो बहुत गुणवत्ता युक्त होगी, वो बहुत सशक्त होगा और आपको आगे में इसका बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।